31, तो इसलिए अच्छा वाटर न्यूट्रिएंट्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हम सब चले आते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जरूरत नहीं है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वाई आर ग्रीन प्लांट कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है और पूरे बायोस्फीयर में इकोसिस्टम में जितने भी है सभी को एनर्जी अवेलेबल वही कराता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कोई मतलब नहीं है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये भी हम लोग जानते थे। फ्रॉम वेयर डू द ग्रीन प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से? एटमोसफेयर से, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर भी जो रहता है, जो रेस्पिरेशन में जो छोड़ता है ना, उसको भी यूज करता है, लेकिन मेन आपको एटमोसफेयर से। हाउ डू ग्रीन प्लांट गेट वाटर, तो रूट हेयर उसका एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है, तो सॉइल से लेता है रूट हेयर। उसके बाद हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन मिनरल्स, तो मिनरल्स भी एलॉन्ग विद द वाटर होगा, एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर को ऑब्टेन करता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई दिक्कत नहीं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, यही बात क्यों कर रहे हो? सैप्रोट्रॉप्स, 2 पैरासिटिक प्लांट लिखो, कसकटा, एक कसकटा हो जाएगा, एक तुमको ओरोबैंकल, हेलो हेलो, हाँ क्या किया, क्या चीज? अच्छा 7:30 से पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो पैरासिटिक में एक तो कसकटा तुम प्लांट बहुत कॉमन है, ये देखे होगे, ठीक है। उसके बाद एक संतालम भी है और अबैंकल भी है, ओराबैंकल, ठीक है। उसके बाद पैरासिटिक प्लांट के अलावा व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन इन अमीबा, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, तो आपको एनर्जी भी देता है, प्रोटोप्लाज्म, बीमारी से बहुत सारा चीज़ हो सकता है। गिव एन अकाउंट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हम पहले ही बताए थे कि आपको पूरा इक्वेशन को याद भी करना है। हाउ आर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, हाउ आर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, तो यहाँ पे देखो इंटरडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ऐसे लिख रहे हैं कि हाउ आर ऑल प्लांट्स, तो ऑल प्लांट्स ग्रीन प्लांट, तो प्लांट तो ग्रीन है ही। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? कोई तुम लोग को मीनिंग कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट, तो नहीं, तो ग्रीन प्लांट तो फोटोसिंथेसिस, हम लोग वही इंटरडिपेंडेंट वाली बात हो गई है, वही चीज़ हम कह रहे थे। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक, ठीक है। नोट्स ऑन एब्जॉर्प्शन पहले ही बोले थे। फूड डाइजेशन इन अमीबा, डिस्क्राइब द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस फाइनल डाइजेशन होता है हर चीज़ों का, तो आप चाहिए तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि फाइनल डाइजेशन में, जैसे कि हाँ ट्रिप्सिन वाला, ये तो तुमको हाँ ट्रिप्सिन वाला आएगा, हाँ जो पेप्टोन और प्रोटीओजेज का लिख देना, फिर स्टार्च जो बचा था, माल्टोज बचा था, वो सब चीज़ का भी कर दोगे। न्यूक्लिक एसिड का भी कर सकते हो। फैटी एसिड, फैट्स जो था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, लाइपेज, कम से कम 3 ठोकर नहीं, पेप्सिन पेंक्रिएटिक एंजाइम है, पेंक्रिएटिक नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेंक्रियाज से तुमको जो निकलता है उसमें तुम्हारा है, उसमें ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, हाँ प्रोटीन को ही, हाँ दोनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन स्टोमक में विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, और इसके बाद क्या बना था, पेप्टोन बना था और प्रोटीएजेज बना था। उसको अब ब्रेक करने के लिए क्या है, जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये करेगा, ठीक है। उसके बाद डाईपेप्टिडेज भी आएगा,
लेकिन फैट का भी जोड़ लिखोगे, फैट का भी डाइजेशन लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जोड़ लिख लोगे। मतलब फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? प्लस मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन इसे, हाँ। उसके बाद रोल प्लेड बाय लीवर इन एडिशन टू डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखो लीवर में ही तुमको डिटॉक्सिफिकेशन होता, जो हम लोग याद रखिएगा यूरिया का फॉर्मेशन लीवर के अंदर ही होता है। लीवर के अंदर ही आप स्टोर करके रहते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को, ग्लाइकोजन को। जब आप 3-4 दिन 5 दिन अगर भूखे रह जाएंगे तो मरेंगे नहीं, उस समय ग्लाइकोजन को फिर क्या होगा, कन्वर्ट किया जाएगा तो ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम लीवर वाला ध्यान देंगे। उसके बाद ऑटोट्रॉप्स क्लासिफाइड, तो या तो केमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। विच आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? तो 2 टाइप्स ऑफ, देखो फोटोसिंथेटिक में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स भी है, जेंथोफिल भी है। नहीं, ग्रैनम का नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पूरे क्लोरोप्लास्ट में हम लोग कह रहे हैं कि उसका, ठीक है। ग्रैनम क्या, हाँ वो क्लोरोप्लास्ट का। अब क्लोरोप्लास्ट 2 पार्ट से बना है, स्ट्रोमा और ग्रैना। ग्रैनम के अंदर में क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और स्ट्रोमा में तुमको डीएनए है, राइबोसोम्स है, आरएनए है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल बहुत है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी है। हाँ, ए बी सी डी बैक्टीरियो क्लोरोफिल बताए ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ, देखो वाटर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कोई भी अच्छा 26 ही ना। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? तो एक तो क्लोरोफिल लिख लो और दूसरा जेंथोफिल लिख लो, तीसरा कैरोटीनॉइड, CAROTENOIDS, CAROTENOIDS। ठीक है, पहले तो क्लोरोफिल तो लिख लिए, कैरोटीनॉइड CAROTENOIDS, प्लस जेंथोफिल भी लिख लेंगे, XANTHOPHYLL। ठीक है, इसके बाद टाइप्स तो हो ही गया। कैरेट का लाल कलर, इसमें लाइकोपीन टमाटर का होता है, फिर भी इसको हम थोड़ा सा ध्यान बता देते, लेकिन लाइकोपीन में भी, ठीक है, लाइकोपीन होता है कैरेट का, रेड कैरेट का लाइकोपीन, LYCOPENE। टमाटर का तो रेड का वही है। हाउ इज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन यूटिलाइजेज इन द ग्रीन प्लांट? तो इसको 3 जो इक्वेशन दिए थे ना, वो तीनों को लिखना है। हाँ, तो उतना देखो, उतना तुमको जब क्लास में पढ़ोगे तो तुमको, एक बागिश तुम नाम हो ना तुम्हारा, तुम बार बार डिस्टर्ब क्यों करते हो? ठीक है, तो ये अब हम लोग देखें कि तो ये वाला कि किस तो उसको उतना ज़्यादा नहीं कि सोलर एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैसे मूवमेंट हो, जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, तुम जब क्लास में कहीं बता दिया होगा ट्रांसपोर्ट, तो उतना नहीं करोगे। ठीक है, हाउ डज लाइट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस? देखो लाइट एसेंशियल फैक्टर है, लेकिन ये भी जान जाइए कि लाइट शायद ही जो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर 10% भी लाइट अगर अवेलेबल हो गया ना, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है, इसीलिए शायद ही वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। लेकिन लाइट का बहुत, बिना लाइट के आपको क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा लाइट रिएक्शन। अब तुम्हारा था कि
तुम्हारा 31st क्वेश्चन नंबर था सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस किसको कहते हैं? हाँ नहीं देखो, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक किसको हम लोग कह रहे हैं? देखो, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिटेड होता है। मतलब इसको लिख लो, सिम्बायोसिस इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। सिम्बायोसिस में टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म in which both get benefit from each other। जैसे कि लाइकेन में एल्गी और फंगस, तो बहुत बार एल्गी क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो फंगस क्या कहता है कि भाई उसके पास क्लोरोफिल है नहीं, तो बोलता है कि भैया हम तुमको पानी तो दे देंगे, वाटर दे देंगे, तुम हमको बदले में क्या दे दो? भोजन। तो दोनों का एक दूसरे से हो गया। ठीक है, मतलब आप याद रखेंगे सिम्बायोसिस तब करें, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा तो सिम्बायोसिस होगा। हाँ, बहुत सारे प्लांट का भी है। उसके बाद पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म इज ऑल्सो अ इंट्रैक्शन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिट एंड अदर बिकम हार्म्ड। यहाँ पे देखो, पैरासिटिज्म में क्या है? लास्ट बेंच, तुम लोग पढ़ाई कम करो, वहाँ पे क्या लास्ट बेंच में एक इधर का जो, क्या तुम्हारा भी नाम बागिश तुम्हारा तो है नहीं शायद, कि बागिश ही है? ठीक है, नहीं किताब क्या देख रहे हो? जब पढ़ा रहे हैं हम किताब, तो हम खुद नहीं देख रहे हैं किताब, हम खुद देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हम तो अभी क्वेश्चन से ही डिस्कस कर रहे हैं। और इतना डिस्कशन में तो हम लोग कहाँ 30 तक चले गए, और हमको लगता है कि उसमें से तुम कितना क्वेश्चन बताओ तो बता दोगे। देखो तो 30 तक में देखें तो तुम बताओ, वहाँ पे दो तो उसको एक क्वेश्चन बताओ, तो कितना क्वेश्चन बताते हो? बागिश, अनुराग उसको क्वेश्चन दो तो। नहीं, पढ़ाई करोगे ही नहीं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर का, तुम्हारे घर पे जाके पढ़ लेंगे हम। अगर 30 तक तुमको तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसमें, सारा तो जानते हो। बताओ, अभी सिम्बायोसिस बताए हैं, बागिश सिम्बायोसिस किस चीज़ को बोलते हैं? व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस अगर म्यूचुअलिज्म भी बोलें, बोलो, एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो मतलब टाइप ऑफ एसोसिएशन, इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि हम तुम, हमारे और तुम्हारे में सिम्बायोसिस नहीं हो सकता है, पैरासिटिज्म नहीं हो सकता है। अंडरस्टैंड? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तुम भी ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग्स, वैसे में नहीं होगा। ठीक है, टू जिसमें दोनों बेनिफिट। और पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म में लिख लोगे टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, बैठो, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज क्या होगा? बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। ठीक है, जैसे प्रे और प्रीडेटर का ही देखो, या फिर उसमें तो प्रीडेशन आ जाएगा, लेकिन तुमको लीच या जो लाइस जो है, ये सब क्या है? जो ढील जो तुम लोग कहते हो वो पैरासाइट है, उसको तो तुमसे बेनिफिट हो गया, भोजन मिल गया, लेकिन तुमको तो नुकसान हुआ। या हम लोग के अंदर में अगर किसी के अंदर में पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, तो पैरासाइट से को तो तुमसे पचाया भोजन मिल गया, लेकिन बदले में वो तुमको क्या दिया? बीमार कर दिया। तो पैरासिटिज्म में ध्यान देना है, जब भी बात करेंगे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर तुमको घर से बाहर निकाल दिया गया कि जाओ तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, केवल लोफराई करना है, बदमाशी करना है, तो तुम मर नहीं जाओगे। अगर दिमाग में ठान लोगे कि हमको कुछ करना है, तो तुम भी अंबानी बन सकते हो।
ठीक है, बन सकते हो तुम, चूँकि तुमको लाइफ को मेंटेन करने के लिए सारा खुद करना है। तुम्हारा सांस कोई नहीं छीन लिया, तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं छीन लिया, ठीक है। आप समझे पैरासिटिज्म? तो पैरासिटिज्म में एक इंडो पैरासाइट, इंडो पैरासिटिज्म, एक्टो पैरासिटिज्म भी हो सकता है। शरीर के ऊपर रहेगा तो एक्टो पैरासिटिज्म, और शरीर के अंदर है तो इंडो पैरासिटिज्म। हाउस्टोरिया, तो हाउस्टोरिया का सेलुलर आउटग्रोथ, सेलुलर आउटग्रोथ है जिसका मेन काम क्या है, जो एब्जॉर्ब करना फूड को। हाउस्टोरिया इज द सेलुलर आउटग्रोथ, इट्स मेन फंक्शन टू ऑब्टेन फूड, ठीक है। नहीं, पैरासाइट इस सब में होता है, चाहे दूसरे में होता है, बहुत सारी सेल्स में होगा। फिर ये वाला गिव टू एग्जाम्पल, सैप्रोफाइट और सैप्रोजोन। फाइट में यहाँ पे प्लांट्स का आप देंगे, सैप्रोजोन में एनिमल्स को देना है, ठीक है। जो जो एनिमल, तो इसको आप देखिए, खोजिए कि कौन कौन दिमाग में लगाइए। नहीं, सैप्रोफाइट में बहुत सारा प्लांट जो होगा डेड एंड डीके मटेरियल पे, ठीक है, डेड और डीके मटेरियल पे होगा, जैसे बहुत सारे फंगस है। 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, तो डाइजेशन को हम लोग बताए थे, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। और हम लोगों में क्या होता है, ये चीज़ हम लोगों को ये चीज़ हो गया। इसमें और हमको लगता है कि क्वेश्चन सर कुछ छूट गया, लिख लो ना, स्टोमाटा का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड फंक्शन, इसमें ऐड कर लो। एक हमको बुक दे दो, इससे हम बताते चले जाते हैं कि जो जो चीज़ छूट गया है, जो जिसको जोड़ोगे तुम, ठीक है, जोड़ लोगे क्वेश्चन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ लेंगे एवरीवन। हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर, बस उतना ही करना है। हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इतना ही किए तो दैन आपको समझ आए किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, कार्निवोर से। क्वेश्चन शॉर्ट में हम कल कर दिए, उतने समझ में आ रहा है। फिर लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेंटल कैरीज, एकदम इसको याद रखेंगे। डेंटल कैरीज बॉक्स वाला एकदम क्वेश्चन, CARIES। फिर HCl का फंक्शन, फंक्शन ऑफ HCl, तुम लोग का टेस्ट में ही पूछा था। 3 रखो ना, पूछने के लिए बहुत हम पूछ ले तो उससे क्या होगा। उसके बाद क्या चीज, म्यूटेंट, अरे जो दांत को सड़ा देता है उसमें ग्लूकोज वगैरह, ये बैक्टीरिया का नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस जीनस और म्यूटेंस स्पीसीज नाम है, ठीक है। ये लिख लोगे। उसके एसिल का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विल्ली, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE बोर्ड में। हाँ, विल्ली या विलाई, हाँ। उसके बाद ये फंक्शन ऑफ बाइल लिख लो या इमल्सिफिकेशन, फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल BILE। देख रहे हैं, बता रहे हैं। अमीबा का तो लिखवाएं भी, अलग भी तो किए थे, तो उससे कोई। पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, नहीं तो पैरामीशियम इससे इनगल्फिंग होता है तो उसका नहीं
जो पढ़ना नहीं उतना उसको काहे के लिए दोगे? पैरामीशियम का भी दिया हुआ है, ठीक है तो लिख लो। मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड इन द पैरामीशियम या डाइजेशन, जो भी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम PARAMOECIUM, ये सब नया ऐड किया है, इसका मतलब नया बुक में पैरामीशियम। हाँ सीलिया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले 9th जब तुम पढ़े ना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो पहले ये सब को एनिमल किंगडम में हम लोग रखते थे, लेकिन जब से RH व्हिटेकर वाला जो बनाया ना तो प्रोटिस्टा बनाया, तो प्रोटिस्टा में क्या किया, जितने भी यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोटिक थे तो उसको प्रोटिस्टा में, फिर प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया है अमीबॉइड। जैसे प्रोटिस्टा को बहुत सारा, कुछ प्रोटिस्टा का मेंबर है जो बिल्कुल प्लांट से एफिनिटी है, फोटोसिंथेटिक डायटम्स वगैरह। तो पैरामीशियम, जो पैरामीशियम के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि जो कैसे उसका जो एक माउथ टाइप का है जो इनगल्फ करता है, सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल होता है ना, तो सीलिया कलेक्ट करके कैप्चर करके इसको अंदर डाल लेता है, ठीक है। क्या स्लीपर, हाँ एक ही, हाँ उसमें एलिमेंट्री कैनाल ऐसा है नहीं, यूनिसेलुलर है ही सबसे पहली बात। क्या फिक्स ओस्टोसोम, ध्यान नहीं पड़ रहा है अभी हमको, ठीक है बता देंगे वैसे। नहीं ये नहीं पारामाइलम नहीं है, बता रहे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है हमको भी, बहुत दिन हो गया इसलिए हम नहीं बता पा रहे। खैर तो ये हो गया, इसमें और क्या जोड़ोगे? पारामाइलम ही होगा, सही बोला। नहीं पारामाइलम नहीं था, पारामाइलम तुमको यूग्लिना में है, यूग्लिना में देखे होगे, उनको ध्यान नहीं आ रहा है स्टोरेज वाला। खैर उतना याद नहीं है तो हम नहीं उसको कह रहे हैं। हाँ एक ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम, चूँकि ये बताए हुए तो तुमको याद हो जाएगा। हाँ तो एक लिखे रहोगे तो याद हो जाएगा, चूँकि कभी ना कभी तो काम देना ही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम, डेंटल फार्मूला को लिख लोगे, ठीक है, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों का लिख लेना। डेंटल फार्मूला ऑफ टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। तुम लोग में क्वेश्चन कम दिए हैं, उन लोग में है, और भी जो क्वेश्चन होगा और भी बताएंगे ही हम, कि देख लेते हैं और क्या क्या होगा, साइड बुक से भी तुम लोग का जो होगा समझ में आ जाएगा। चलो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे एक बार फिर से नोट कर लें, मतलब सुन लोगे तो एक बार अगले दिन ज़्यादा याद रहेगा। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे ना, क्या? हाँ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले कि रेस्पिरेशन में क्यों जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी एनर्जी से सारा काम। हम लोगों में ध्यान दो, कुछ बातों को एकदम बिल्कुल तुम लोग नहीं जानते हो, बेसिक चीज़ उसको समझने की कोशिश करना। हम लोगों में रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होगा, किस जगह पे? सेल के अंदर में। कभी नाम सुने थे सेल, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। चूँकि आज सारे बच्चे भी नहीं हैं और थोड़ा सा अलग करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जान जाइए, ठीक है। सबसे पहले कि हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है तो एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आया, कहाँ पे आया? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई, बहुत सारा गैस आया, एल्वियोलाई से O2 निकल के किस में जा रहा है? ब्लड में। अब ये ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके किसके पास, मतलब कि सभी सेल के पास से ब्लड गुजर रहा है। जिस सेल के अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन
कम है वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड से निकल के सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सेल लिख दिए, सेल। अब इसके अंदर O2 कहाँ गया, इसके अंदर। और पहले से हम लोग अभी डाइजेशन पढ़े थे, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट फाइनल डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बना दिया, और ग्लूकोज कहाँ पे है, सेल के अंदर चला आया था, एब्जॉर्ब हुआ था तो सेल के अंदर में। अब सेल के अंदर आ गया तो C6H12O6 और यहाँ पे O2 था, तो अब क्या होगा इसके ये, तो एक तरह से देखते हैं कि CO2 H2O एनर्जी बना। तो इसका मतलब वाकई में रेस्पिरेशन का काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। अब सेल के अंदर में क्या बन गया, CO2, और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इमेजिन करो अगर इस रूम में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, सफोकेशन होगा, दम घुटने के कारण से मर भी जा सकता है। एक पलासी युद्ध के समय देखे थे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला, कभी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो उस बात को हम लोग नहीं जिक्र करें। तो ये समझो कि जब बॉडी से बाहर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इतना ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत महसूस हो रहा है, तो वह कंपोनेंट जो हमारे बॉडी का मेन है, यूनिट है, उसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम लोग के लिए सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि CO2 को जितना जल्दी होगा बॉडी के बाहर भेजना है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको अब इधर से दूसरे कलर को यूज कर लें। अब ये यहाँ से CO2 निकल के किस में आया, ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड फिर क्या करेगा, CO2 को ले जाके किसके अंदर में देगा, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से बाहर कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या एक्सटर्नल और इंटरनल, और जो भी आप लोग समझने की बात की है, हम लोग किसको एक्सटर्नल, पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके किसके बीच में हुआ है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। एल्वियोलाई ब्लड को O2 दिया और ब्लड कह रहा है कि हम बहुत सेल्फिश आदमी नहीं हैं, हमको तुम कुछ दिए हो तो बदले में ले लो। तो एल्वियोलाई ब्लड, एल्वियोलाई क्या किया, CO2 एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ से छूट गया है, ब्लड में आया, और ब्लड से क्या हो गया, CO2 एल्वियोलाई में गया। ठीक है, मतलब अगर एल्वियोलाई अगर O2 दिया ब्लड को, तो ब्लड एट द सेम टाइम क्या दे रहा है, CO2। तो ये एक्सचेंज है। इस फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ जो हो रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइम कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पे जा रहा है, सेल के अंदर में, और तो सेल भी ब्लड को क्या दे रहा है, CO2 दिया ना। यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, ब्लड से ऑक्सीजन सेल के अंदर आया तो सेल क्या रख ले रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, बदले में CO2 दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैसेज को यहाँ पे हम लोग क्या कह दिए, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब कोई कहता है तो हम लोग को समझना आसान रहेगा, लेकिन वाकई में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था उसका ऑक्सीडेशन हुआ सेल के अंदर, तो ये वाला क्या कहलाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात समझे, मतलब कभी तुमको कोई अब एक्सटर्नल इंटरनल और इस तरह से कह के निकल जाएगा तो तुमको समझ में तो दिमाग में रहा। ठीक है, अब है कि रेस्पिरेशन में हम लोग दो टाइप का रेस्पिरेशन पढ़े थे, एक एरोबिक
और दूसरा एनारोबिक। हम तो भूल गए हैं, तो हमको कोई बता सकता है कि एरोबिक एनारोबिक में मेन अंतर क्या है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो, एब्सेंट में होगा तो एनारोबिक। किस में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा? एरोबिक में, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जो दूसरे वाले में कम एनर्जी मिलता है एनारोबिक में। ये चीज़ हम लोग जान गए। एक तुम लोग अपने से याद रखोगे, फाइंड आउट करोगे कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन, एकदम फाइंड आउट करोगे, क्योंकि हम लोग जो 6-7 साल पहले जो किताब से पढ़ाए हुए बच्चों को 10th में, तो उसमें था कि कंबशन, जो भारतीय भवन या फंडामेंटल कुछ था उसमें था, तो कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों ही में एनर्जी निकल रहा है, लेकिन दोनों में क्या क्या अंतर है? सिंपल सा बात, जो रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, लेकिन कंबशन जो होता है, कोयला वगैरह जलाते हैं ना, वो सब क्या है? कंबशन है। तो बॉडी के अंदर जला रहे हैं कोयला, मतलब बाहर, तो कंबशन आउटसाइड द बॉडी, और यहाँ पे इनसाइड द। अब रेस्पिरेशन कितने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होता है? खुदा न खास्ते अचानक से, कुछ माइक्रोब्स को छोड़ दें, अचानक से 60-70 डिग्री सेल्सियस अगर यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर, हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का एंजाइम काम ही नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पे काम ही नहीं करेगा। हम लोग का एंजाइम थर्मोस्टेबल नहीं है, कुछ जगह पे पाया जाता है, और बिना एंजाइम के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा ही नहीं, तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन जब कोयला जलाने के लिए तुम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दिए, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, जल जाएगा, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तीसरा कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होता है, रिलीज होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज मतलब प्रत्येक स्टेप में रिलीज होता है। सेकेंड थिंग, इसको जो एनर्जी निकलता है उस एनर्जी को हम लोग एटीपी के रूप में स्टोर भी कर लेते हैं, लेकिन कंबसन में कोयला से जो एनर्जी निकल रहा था आप उसको स्टोर नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो गर्मी के दिनों में लाइट का दिक्कत नहीं होता। हम लोग कहते थे कि नहीं, जाड़ा के दिन में लाइन काट के रखे रहो, उसको स्टोर करके रखो और गर्मी में हम लोग को दे देना। ऐसा कभी होता है? हम ही लोग होशियार है, तो वो भी तो होशियार हो सकता था, तो ऐसा नहीं होता है। तो कंबसन, और पहले तो बता दी कि रेस्पिरेशन इनसाइड द बॉडी, कंबशन इट अकर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स, ठीक है, एनर्जी रिलीज इन स्टेप वाइज मैनर, किसमें? रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज ऑल ऑफ ए सडन। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, अंतर अब हो जाएगा। इसी से तुमको क्वेश्चन क्या बोलता है जब सीबीएसई वाले में कि रेस्पिरेशन को स्लो कंबसन कहा जा सकता है या नहीं। स्लो कंबसन तो कहा जा सकता है, कंबसन में भी एनर्जी निकल रहा है, तो स्लो स्टोर नहीं, तो कहा जा सकता है या नहीं, ये बात हम कर रहे हैं ना। तो इसलिए कि इसमें स्टेप वाइज मैनर में निकलता है, धीरे धीरे करके, जिसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसका कुछ जो फैक्ट है वो कंबसन की तरह ही है। इसीलिए रेस्पिरेशन को तुम देखोगे बहुत जगह लिखा भी रहा है कि इज कैन बी रिगार्डेड एज, हम लोग तो बोल देते हैं केटाबॉलिक प्रोसेस ना, रेस्पिरेशन 11th के बुक में तुमको दिखाएंगे ना, तो वहाँ पे लिखता है एम्फीबॉलिक प्रोसेस, मतलब एनाबॉलिज्म भी है। अब कोई दूसरा आदमी देखेगा तो कहे कि भाई केटाबॉलिक ही पढ़ा दिए, लेकिन ये आपको बता दें कि एम्फीबॉलिक कहा जाता है। आप टर्म तो कम से कम आप सुने ना, अननोन तो नहीं होंगे ना, कि नहीं रिजिड तो नहीं होगे कि तुम सामने वाला कह रहा है एम्फीबॉलिक और तुम कह रहे थे केटाबॉलिक। मारपीट का बात नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं कि एम्फीबॉलिक कहा जाता है। एनाबॉलिक भी होता है, क्योंकि इसका कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के हम लोग फैटी एसिड या किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग बेसिकली कैटाबॉलिक पे ही अभी ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा हो तो आपको बहुत ज़्यादा झुंझलाना नहीं है, दूसरे को सही नहीं गलत नहीं, वो भी सही आप भी सही, ठीक है। वहाँ पे खैर अब ये चीज़ को हम लोग देख लिए कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे कि जब ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सा बात कैसे आप प्रूफ करेंगे कि जो ब्रीद आउट किए थे उसमें CO2 गैस था। तो लाइम वाटर वाला एक एक्सपेरिमेंट था, ये क्वेश्चन पूछता है जब आप एक्सेल करते हैं उस एक्सेल एयर को डायरेक्टली कहाँ पे ले जाइए, लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और मिल्की तभी होगा जब उसका रिएक्शन CO2 से होगा। तो ये इस बात का इंडिकेशन मिलता है, ये तो हम लोग जाने थे। अब हम लोग आगे चलेंगे तो रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, दो स्टेप प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है, और क्रेब साइकिल होगा, या सेकेंड स्टेप मतलब ग्लाइकोलिसिस, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो होगा ही होगा। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या बताए थे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और एक ग्लूकोज से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस जो हम लोग बता रहे हैं उसको हम बताए थे कि EMP पाथवे भी, इम्बेडेन, मेयरहॉफ, परनास, कम से कम EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, इतना भी तुमको याद होगा तो बहुत होगा। इतना भी अगर याद है कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुविक एसिड। हाँ, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अब पाइरुविक एसिड बनने के बाद ये कौन से रास्ते पे जाएगा, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फर्मेंटेशन को भी बता रहे हैं, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है फर्मेंटेशन है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्रेब्स साइकिल होगा, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो आपको मैट्रिक्स है वहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब ये क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन आगे नहीं होगा, बल्कि इसका फर्मेंटेशन, तो उस प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में भी पाइरुविक मतलब फर्मेंटेशन कब होगा, व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल, देन इट विल बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन भी 2 प्रकार का, ध्यान रखेंगे, फर्मेंटेशन 2 प्रकार का, एक अल्कोहलिक जिससे बीवरेज या शराब इंडस्ट्री जो होता है ना, वाइन इंडस्ट्री, उन सब चीज़ों में यूज होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये लैक्टिक फर्मेंटेशन उस दिन भी बताए थे, याद रखेंगे। कभी भी हम लोग कहते नहीं कि रेस्पिरेशन होता है तो CO2 निकलता है, लेकिन फर्मेंट नहीं होता है, उस बात को ध्यान देना है। इसका मतलब 2 फैक्ट पता चला, एक तो ये पता चला कि कोई कहता है कि रेस्पिरेशन, हाँ ऑक्सीजन होगा तब तो रेस्पिरेशन होगा, क्या बिना ऑक्सीजन के होगा कि नहीं होगा, हो रहा है ना। दूसरा फैक्ट अभी क्या पता चला कि कोई जरूरी नहीं कि रेस्पिरेशन होगा तो CO2 बनेगा ही, अगर लैक्टिक एसिड बनता तो नहीं बनता। तो ये भी यूनिवर्सल नहीं, यूजुअल कंडीशन नहीं है, अनयूजुअल है, लेकिन है तो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे इस चीज़ को तो हम लोग जान चुके थे। अब सबसे पहले तुम लोग से जब पूछेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग का क्या है, लंग्स है, ये बता सकते हो। लंग्स हम लोगों में है तो लंग्स को ही क्यों कहा गया, यहाँ पे और भी तो दूसरे ऑर्गन थे, नोज भी तो है, फर्स्ट एक्सचेंज, याद रखेंगे, वही ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएगा जहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडी एंड द
इन्वायरमेंट, आउटर सराउंडिंग, अब वाटर में रह रहा है या जहाँ पे रह रहा है इसके ऊपर, ठीक है। किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए क्या क्या फीचर होना चाहिए। मान ली कि तुम्हारा क्लास स्कूल है, क्लासरूम है, क्लासरूम में हो सकता है कि बहुत सारा स्टूडेंट, हम भी मॉनिटर बन जाते हैं, जो पिछला क्लास में हमको बहुत मार खिलाया था, नाम लिख के मार खिलवाएंगे। क्या किसी को भी मॉनिटर बना दिया जाएगा कि कुछ क्राइटेरिया टीचर फिक्स करता है? क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स होता है? कोई ऐसा भी तुम लोग में है जो मॉनिटर है, क्लास में था या है? कोई भी नहीं? आप थी तुम, ठीक है। मॉनिटर बनने के लिए क्या क्या तुमको नहीं लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम अपने क्लास में पंक्चुअल भी होगे। क्लास में जो बच्चा पंक्चुअल होगा वो, डिसिप्लिन्ड होगा वो, और प्लस जो किसी से भेदभाव नहीं करता हो, पार्शियलिटी नहीं करता हो, जो सही है सही, गलत है गलत, और सामने वाले को कोई भी चीज़ों को बड़े अच्छे से कन्विंस कर ले। अगर कोई झंझट हो रहा है तो ये नहीं कि मार पीट करके चुप करा देना है। तो सम फीचर शुड बी देयर टू बी मॉनिटर। सिमिलरली कोई भी ऑर्गन अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा तो उसमें 2-3 फीचर होना जरूरी है। सबसे पहले कि उसका सरफेस एरिया शुड बी वेरी लार्ज। टू बी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, फर्स्ट फीचर सरफेस एरिया शुड बी वेरी लार्ज। सेकेंड, इसका जो मेम्ब्रेन है इट शुड बी परमिएबल टू गैसेज। मतलब इसी के एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा तो एल्वियोलाई का एक वॉल है, एक लेयर है, उसको क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, फिर आपको ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन आएगा, तब ब्लड में जाएगा। तो सबसे पहले कि जो सरफेस एरिया शुड बी लार्ज, कॉमा हम लोग क्या देखते हैं, परमिएबल टू गैसेज, कॉमा थिन, पतला होना चाहिए, थिन, कॉमा मॉइस्ट, थिन मॉइस्ट, ठीक है, प्लस सप्लाइड विथ ब्लड या कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, जो भी लिखे ब्लड वेसल्स लिख लेंगे तो उसी में समझ में आ जाएगा। ब्लड वेसल्स, आर्टरी तो वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ पे कैपिलरीज के फॉर्म में रहता है, वेन आर्टरी तो होता ही है, लेकिन ये तो सबसे पहले कि जैसे मॉनिटर बनने के लिए 3-4 फीचर को बताएं, उसी तरह इन ऑर्डर टू बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन सम फीचर शुड बी देयर। पहला कि इसका सरफेस एरिया परमिएबल टू, थिन, मॉइस्ट एंड सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज और द ब्लड, इतना चीज़ होना चाहिए। अब ध्यान दें, हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है, तुम्हारी किताब में हम देखें तो क्या है, तुम्हारा मेन ब्रीदिंग को पढ़ना है, ब्रीदिंग के विषय में पढ़ना है। तो ब्रीदिंग जो हम लोग कहते हैं, 2 बात को ले लें तब ब्रीदिंग होगा। एक तो जो एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई तक पहुंचा, और फिर जो फाउल एयर है वो लंग्स से बाहर आया, लंग्स के अंदर एयर को इन करना है, और लंग्स से बाहर जो आया, दोनों को मिला के क्या बोले, वो नहीं, ये इसको हम लोग ब्रीदिंग कहें, प्रोसेस का नाम ब्रीदिंग कहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, मालूम है लंग्स जो सॉफ्ट स्पॉन्जी ऑर्गन है, लेकिन हार्ट हम लोग देखते हैं खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन लंग्स जो है अपने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऑर्गन है। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, तो कभी रिब केज का नाम सुने हो? रिब केज, अगर ये मान लेते हैं कि रिब केज है, यहाँ पे जो 12 इधर तुमको आगे की ओर यहाँ पे एक बोन है स्टर्नम, और पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम, तो हम हाथ में आगे बहुत ऐसे कर ले और पीछे भी यहाँ पे ऐसे करें तब तो, लेकिन मान तो सकते हो ना, अब इतना इमेजिन तो कर सकते हो कि यहाँ पे स्टर्नम और पीछे, अब ये क्या है, और नीचे डायफ्राम ऐसे है, ये एक, इसी को रिब केज या थोरासिस कैविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थोरासिस कैविटी या
रिब केज। रिब केज किस किस चीज़ से बन गया? तो रिब्स 12 पेयर, स्टर्नम, डायफ्राम, ठीक है। इसके अंदर क्या है? लंग्स पाया जाता है। लंग्स हम लोग में मालूम है 10 है कि 15 है? अच्छा 2 ही है लंग्स, 2 ही है, ठीक है, तो हम भी मान लेते 2। अभी क्या बोले? ध्यान दीजिए, लंग्स की संख्या 2 बता दिए, हो गया, ठीक है। लंग्स सिचुएटेड कहाँ पे है? इनसाइड द थोरासिस कैविटी या रिब केज। ये लंग्स का संख्या 2। क्या बताएं? लंग्स अपने से सिकुड़ता है या नहीं करता है। अब देखो, तुमको जब मसल्स के विषय में कभी कभी कहते हैं ना, इंटरकोस्टल मसल्स में आएगा नाम, वहाँ पे ध्यान दोगे। जब मसल हम लोग कहते हैं तो बहुत बार नहीं समझ पे आता है, सब कहता है कि सर वो जिम जाता है तो उसका मसल है, हम लोग का नहीं। अरे गुद्दा, मांस, ये सब जो कहते हो ना, वही मसल है। जो लोग भी मटन खाते होंगे उनको वो जानते होंगे, एक सीना वाला पीस होता है, उसके बीच में जो मांस वाला जो है ना, वो सब मसल्स ही है। एक्चुअली 2 रिब्स के बीच में जो, मेरी बात सुनिए, हंस के, हाँ हम तो हाँ पता, अब तो ध्यान देना पड़ेगा। अब जाके सर को कहते हैं कि एक दिन कम से कम इन लोग को दिखाइए भाई सीना उना का पीस, ठीक है। हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे तुम लोग के मैसेज को, जल्दी से हो जाए। चलिए, एनीवे कम टू द पॉइंट। यहाँ पे 2 रिब्स के बीच में मसल्स है, इसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। नाम सुनिए केवल, इंटरकोस्टल मसल। हम लोग क्या, 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। एक तो लंग्स खुद से नहीं सिकुड़ता है, नहीं फैलता है, और लंग्स क्या है? स्पॉन्जी ऑर्गन है। ये मान ले कि स्पॉन्ज है, इसको दबाएंगे तो क्या होगा? दब जाएगा। और मान ली कि स्पंज रहता तो छोड़ देते तो, जैसे तुम चम्मच से अगर तुम वाइट वाला जो स्पॉन्ज खा रहे हो दबाते तो रस निकल जाता है, फिर चम्मच हटाते तो रस अंदर चला जाता है, फिर भूल जाता है ना, भाई चला जाएगा, तुम डाल के देखना एकदम बिल्कुल, उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, कैसे ब्रीदिंग होता है, याद रखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। विंड का मूवमेंट किधर से, एयर का मूवमेंट किधर से किधर होता है? लो प्रेशर से हाई प्रेशर या हाई प्रेशर से लो प्रेशर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बात तो क्लियर सबको है कि एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी बात, अब थोड़ा सा और मैथमेटिकल फिजिक्स जो भी आपको समझते, अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? कौन कौन लोग बढ़ेगा के फेवर में? हम दोनों हाथ उठा देते हैं भाई, दोनों के ओर से। अगेन माय क्वेश्चन, अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर विल इंक्रीज और प्रेशर विल डिक्रीज। इंक्रीज में कौन कौन लोग हैं? इंक्रीज में डिक्रीज, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिक्रीज, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। हम लोग 2 चीज़ को ध्यान दिए, एक तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सपोज दैट दिस इज द लंग्स, मेरे हाथ में जो भी है, हेलो, मेरे हाथ में जो कुछ भी है वो क्या है? ये लंग्स है, इनसाइड द, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी भी कारण से, जो कोस्टल इंटरकोस्टल मसल सब होता है, अगर किसी भी कारण से रिब केज का वॉल्यूम कम हो गया, रिब केज का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का हाँ, अरे 5 मिनट तो छोड़ ही दिए जाओगे, 4 मिनट है तब तो 4 मिनट में इतना बहुत इमरजेंसी जाना है एकदम, तब बस। अब देखो लंग्स, हम क्या बोले कि रिब केज का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा ना, क्योंकि ये तो स्पॉन्ज वाला है, इसको जितना फैलने का जगह दिए थे फैला था। रिब केज का वॉल्यूम घटेगा तो अल्टीमेट प्रेशर किस पे पड़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया,
लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। और ये प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से एयर कहाँ निकल के बाहर की ओर जाएगा? तो कब? जस्ट इसी को अब अपोजिट करके देखेंगे। हम लोग जब देख रहे हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में कब? जब हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिब के, किताबें पढ़िएगा एकदम दिया हुआ है, थोरासिस कैविटी या रिब केज का वॉल्यूम घटता है तो इसका सीधा सीधा असर लंग्स पे पड़ता है, लंग्स का भी वॉल्यूम घट जाता है। जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, मतलब इंट्रा प्लूरल प्रेशर, लंग्स के लिए वर्ड प्लूरा यूज करेंगे, ठीक है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। एंड दिस प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एयर मूव करके जाएगा। लेकिन व्हाट विल हैपन? इनहेलेशन। क्या पूछना है बोलो? डायफ्राम का भी तो हम तो कह रहे हैं, फ्रेनिक मसल भी है। अभी तो हम क्या बोले? एनी हाउ। अभी तो हम ये भी, हम तो इंटरकोस्टल मसल का भी नहीं बताएं, फ्रेनिक मसल का भी नहीं बताएं, ठीक है। डायफ्राम जो ऐसे रहता है ना, सीधा हो जाता है। और इसमें भी तुमको जानते हो, जब पढ़ाने क्रम में तुमको कभी कभी बताएंगे, तुमको लगेगा, जो लोग भी नायक पिक्चर देखे थे अनिल कपूर वाला, ध्यान दोगे उसमें मिट्टी तेल जो करता है, नहीं नापने वाला रहता है, उसमें उसका पेंदी को क्या किए हुए था? ऐसे कर दिए हुए था, जिसके कारण से मिट्टी तेल कम हटेगा, लेकिन सीधा हो जाएगा तो ज़्यादा, तो वॉल्यूम तब बढ़ गया था। उसी चीज़ को समझना है। यहाँ पे डायफ्राम ऐसे रहता है ना, तो तुमको इनिशिएशन जो होता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ही, और डायफ्राम का फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्ट्रेट हो जाएगा। पहले ऐसे था, अब स्ट्रेट हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो जाएगा। और प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? एटमॉस्फेयर में। तो ऑटोमेटिकली एयर मूव इनसाइड। पहले तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तुमको? देखो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में, इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन में ये बात तुमको ध्यान में है। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी बात, लंग्स जो है खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, वो थोरासिस कैविटी के वॉल्यूम पे ही लंग्स का वॉल्यूम डिपेंड करता है। जब थोरासिस कैविटी या रिब केज का वॉल्यूम कम होता है तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। कम वॉल्यूम होने के कारण से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर मूव करेगा बाहर। जस्ट अपोजिट में रिब केज या थोरासिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर में कम हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा। तो एयर टेंड टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली एल्वियोलाई में चला जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हुए। वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नॉस्ट्रिल, इंटरनल लेयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, टर्सरी। वहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन भी है कि ट्रैकिया वगैरह स्पेरिकल जो सी सेप्ट कार्टिलेज से सपोर्टेड रहता है। चलिए इतना तो अभी ठीक है, इतने कोई, चलिए इसको बंद कर लो अनुराग।